हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय भवन ज्योग्राफी से अध्याय नंबर 7, जिनका नाम है कृषि संसाधन, और उनके पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर बहुत लंबी है, वन शॉट होगी नहीं, इसलिए हम लोग पार्ट 1 देखेंगे आज, कल पार्ट 2 देखेंगे। अच्छा, चैप्टर क्या कहता है हमसे? कृषि संसाधन। यानी भारत की बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है। इसका मेन कारण क्या है कि भारत की जो अधिकांश मतलब जनसंख्या है, यानी 53.8% लोगों को सीधा रोजगार देती है, प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। इसके अलावा भारत की जितनी भी उद्योगे हैं, जिनमें छोटी छोटी उद्योग खास करके हैं, कुछ बड़ी उद्योग भी हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है। इसी तरह से हम लोग जैसे मान लीजिए आटा उद्योग है, सूजी का फैक्ट्री है, उद्योग है। तो ये सब भी किस पर? यूरिया उद्योग है। ये सब किस पर? अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अधिकांश उद्योगें और यहाँ के अधिकांश लोगों का रोजगार कृषि से प्राप्त होती है। साथ ही साथ देश के राष्ट्रीय आय में भी कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसीलिए कृषि संसाधन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं कृषि संसाधन, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या मूल रूप से पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे कि कृषि एक प्रकार का संसाधन है, वो कैसे। जैसे पिछले कई चैप्टरों में आपने पढ़ा लगातार कि संसाधन संसाधन वह है जिसका हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है, जो हमारे जीवन को सुखमय और सुविधाजनक उपलब्ध वस्तु कराती है। तो ऐसे चीजों को हमने संसाधन कहा था, और इसके बारे में हम लोग लगातार पढ़े। जैसे वन और वन्य जीव संसाधन है, इसी तरह से भूमि संसाधन है, इसी तरह से जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, यानी कई संसाधनों का चर्चा किया था। इसी तरह से कृषि एक प्रकार का क्या हमारे लिए संसाधन है। आखिर वो कैसे? कृषि पर मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ कहलाती है। चलिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ डैश है, क्या है? जुआ है। आखिर कैसे जुआ है भाई? तो इसका कारण क्या है मेरे भाई? होता क्या है कि जब भारत में कृषि जो होती है ना, जो भारतीय कृषि है, वो मानसून के साथ प्रारंभ होती है। जो ऋतुएं हैं उनको मानसून के साथ शुरू की जाती है। जैसे अभी का मौसम, बरसात शुरू हुई तो कृषि शुरू हुई। पहली बरसात के बाद किसान अपने खेतों में बीजों की बुआई कर देते हैं। परिणाम क्या होता है कि कभी कभी तो मानसून सही रहता है, न ज्यादा गर्मी या बारिश होती है न कम होती है, मीडियम रहता है, फसल अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, एक दो बारिश हुई, उसके बाद लगातार सूखा ही सूखा रह गया। पता ही नहीं चल पाता है कि बारिश हुआ कि नहीं हुआ। लोग टकटकी लगाए रह जाते हैं, नजर आता है बारिश हुआ ही नहीं। साल भर खत्म हो गई, साल में 2 बार 3 बार बारिश हुई। परिणाम होता है कि जितने फसल हैं सूख जाते हैं। मकई में बाली तो दी थी, छोटी छोटी थी, जब उसको खोल के देखते हैं ना, तो नजर आता है कि किसी बाली में 4, किसी में 3, किसी में 15 दाने हैं। तो इससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। या कभी ऐसा भी होता है, फसल बिल्कुल तैयार है, 3 3 बाली आई थी मकई में, और क्या होता है, वो मक्का का फसल में केवल पानी आकर के बह गया। जैसे अभी देख रहे हैं गंगा की स्थिति क्या है, हमारी कोसी नदी की स्थिति क्या है। तो इसको कहते हैं हम लोग मानसून के साथ जुआ। कभी अच्छा रहता है और कभी कभी खराब हो जाता है। तो जुआ का खेल हुआ, नहीं हुआ। अच्छा हुआ तो ठीक ठीक है, और ना तो सूखा आया या बाढ़ आ गया। चलिए, भारत में कृषि का क्या महत्व है, यानी हमारे देश में कृषि का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत में इतने लोग हैं और भारत खनिज के हिसाब से संपन्न है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण सब लोगों को हम उद्योग में नहीं रख सकते हैं ना। हमारे देश के लोग अधिकांश उद्योग में काम नहीं कर सकते। हर लोगों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने का एकमात्र साधन है
वो कृषि है। तो कृषि हमारे लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इतने लोगों को भरपेट भोजन भी तो कराना है ना, तो फिर कहाँ से लाएंगे भोजन हम? तो खेती बाड़ी होनी जरूरी है हमारे लिए ना, बहुत मेन जरूरी है, सब लोगों को भरपेट भोजन कराना है। चलिए, साथ ही साथ भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन के क्या कारण है? यानी पहले हमारे देश में जंगल ज्यादा थी, कृषि योग्य भूमि कम थी। अब क्या हुआ कि सड़कें बनी, शहर बना, तो कृषि योग्य भूमि और कम गई। तो फिर हमने वन को काट करके नया कृषि योग्य भूमि बनाया। तो ये सब परिवर्तन के क्या क्या कारण है, इन सब के बारे में भी पढ़ना हमें। कर्षित भूमि किसे कहते हैं, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं हमारे यहाँ, सस्ते प्रारूप कौन से हैं, और भारत में कितनी मात्रा में कृषि की जाती है, यानी कौन सी फसल कहाँ और कितनी मात्रा में उगाई जाती है, इन सारे चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपको करना क्या मेरे भाई, वीडियो को ध्यान से सुनिए। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फिर आपको इसके बारे में न तो पढ़ने की जरूरत होगी और न ही कोई वीडियो देखने की जरूरत होगी। तो इसी और उम्मीद के साथ हम लोग फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं कृषि संसाधन। अब देखिए, कृषि संसाधन क्यों, आपसे पूछा जाए कि कृषि एक प्रकार का संसाधन है, वो कैसे? तो देखिए, सबसे बड़ी बात, कृषि एक प्रकार का संसाधन इसलिए है क्योंकि जो हमारी भूमि है वह समतल उपजाऊ मैदान है। भारत की जो धरातलें हैं वह क्या है, एक समतल मैदान है, सबसे बड़ी बात। और वो भी कैसी, तो उपजाऊ है, अनुकूल जलवायु है, फसलों के लंबा वर्धन काल उत्पादन कर देश के 140 करोड़ को भोजन उपलब्ध कराती है। अरे ये इतनी ही बात नहीं है, विदेश भी भेजते हैं हम लोग इसका। उत्पादन करने के बाद हम लोग खाते हैं, खाने के बाद पशु को खिलाते हैं, ओकरे बाद इसको कहाँ भेजते हैं हम लोग? पहले ऐसी बातें नहीं थी, जनसंख्या के लिए उपलब्ध कराती है, बल्कि उसके लिए कृषि आधारित उद्योग, कच्चा माल, रोजगार के अवसर और 53.8% को प्रत्यक्ष रोजगार देती है। इसके बाद भी विदेशी मुद्रा भी देती है हमें। अब इतना लाभ हमें है, तो हमारे लिए वह संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहली बात क्या है, कृषि संसाधन कैसे हुआ हमारे लिए? सबसे पहले तो 140 करोड़ लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। नंबर दूसरा, पशु के लिए भी चारा उपलब्ध कराती है। जितने पशुधन हैं उनके लिए चारा कहाँ से आती है भाई? कृषि से ही आती है। तो दो फायदे, छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं उन सब का कच्चा माल कहाँ से आता है? कृषि से। आपके आसपास में छोटे छोटे उद्योग है ना, जैसे तेल मिल होगा, आटा मिल होगा, धान मिल होगा यानी चावल मिल। अब गौर करिए, उस सब का कच्चा माल कहाँ से आता है? कृषि से तो आता है। उतने लोगों को रोजगार तो कृषि से चलती है ना। अगर मान लीजिए कृषि ना हो तो क्या उसका रोजगार चलेगा? नहीं चलेगा। अब अपने गांव का ही अंदाज कर लीजिए, कम से कम 5 जगह आटा की मिलें हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। अगर अपने गांव में गेहूं की खेती ना हो, हम लोग सब पैकेट वाला ही गेहूं आटा खरीद के खाना शुरू कर दें, तो क्या उनकी आटा की मिलें चलेगी? कम से कम 5 परिवार का तो भरण पोषण कर रही है ना वो, कृषि के कारण ही चल रहा है। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भी हमें देती है, यानी हम लोग बहुत सारे उत्पादन यहाँ से करके अब विदेश भेजते हैं। जैसे मसाला भेजते हैं, चाय भेजते हैं, कॉफी भेजते हैं, कपास भेजते हैं, है ना, कुछ पटसन की सामानें बना करके हम लोग भेजते हैं। तो ऐसे देखा जाए ना, तो विदेश के लिए हम बहुत सारे चीज उत्पादन करके भेजते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए बहुत अच्छा है कृषि। इसलिए कृषि को क्या कहा गया? संसाधन। साथ ही कहता है विश्व में भारत एकमात्र देश है जिनमें प्रकृति उपहार प्राप्त है और जिसके पास कृषि करने के लिए विशाल मैदान, सबसे बड़ा गंगा का मैदान, मानसून पर इस देश की विशेष कृपा है। हिमालय से निकलने वाली सदा नीरा नदियां जलापूर्ति करने में सक्षम है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, जिससे फसलों को बढ़ने, पुष्पित और पल्लवित होने के लिए लंबा समय मिल जाता है। अब देखिए, विश्व के अन्य देश में भी चलिए आप एक कल्पना करके देखिए कि आप मान लीजिए रूस में गए हैं, एक कल्पना करिए आप जापान के देशों में। लेकिन आप सबको कल्पना करने के बाद ना, फिर आप अपने भारत की कल्पना करिए, तो आपको लगेगा कि हमारा इंडिया ना सबसे अच्छा है। किसके लिए? कृषि के लिए। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है ना,
वो अब पुष्प के लिए यानी कि पौधे के बढ़ने के लिए, उसमें पुष्प लगने के लिए, उसमें अन्न के दाने आने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तब तो इतने देश के लोग हैं, इतनी आबादियां हैं, फिर भी सब लोगों को यानी फूल नहीं लगता है फसलों में। तो इतने लोगों को भरपेट भोजन तो करा रही है कम से कम। कृषि की ये हमारे देश पर समझिए तो मानसून का कृपा समझिए। इतना ही नहीं, हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वो सदा नीरा है। क्या मतलब? उसमें सालों भर जल रहती है, और उसके दोनों ओर का जो मैदान है वो समतल और बहुत उपजाऊ है। हर फसल की खेती होती है। अब अपने यहाँ की लीजिए ना, हम लोग गंगा की द्रोणी क्षेत्र में है। हमारा जो गांव पड़ता है, हम लोग किस क्षेत्र में है भाई? गंगा की द्रोणी में है। अब द्रोणी होने के कारण यहाँ पर देखिए गौर करके, आप कोई भी फसल लगाइए, बादाम की खेती करिए हो जाएगी, सेब की खेती करिए हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? यानी हर फसल के लिए हमारी मिट्टी क्या है? अनुकूल है। तो ऐसी अन्य देशों में इस तरह की बातें नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर समझिए तो प्रकृति की कृपा हम पर बरस रही है। साथ ही साथ 21वीं सदी के प्रारंभ में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से झुलस रहा था, तो इसका प्रभाव भारत पर कम पड़ा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। भारत में विशाल खनिज संपदा की मदद की। देखिए, यानी दुनिया जब 21वीं सदी में ना आर्थिक स्थिति में गुजर रही थी, माने गरीब होते जा रहा था लोग, सब लोगों का उद्योग धंधा बंद हो गया था, लेकिन हम लोगों पर ना उसका असर बहुत कम पड़ा। इसका मेन कारण क्या था जानते हैं? क्योंकि हम लोग कृषि पर निर्भर करते थे। उद्योग चले चाहे ना चले, कम से कम भरपेट भोजन तो होगा ना भाई। भले अच्छे कपड़े ना आवे हमरे, घर हमारा अच्छा ना बनेगा, चिंता की बात ना है। कम से कम भरपेट भोजन तो सब लोग खा रहे थे ना, खुश तो इतना थे। ये हमारे देश की स्थिति थी। हाँ, उसमें थोड़ा उभरने में कृषि के साथ साथ खनिज मदद किया है, वो अलग सी बातें मैटर रह गई। लेकिन कम से कम आप देखिए गौर करिएगा, जैसे लोग बाहर जाते हैं आपके घर से, परिवार के लोग, और वहां गए और काम नहीं चलता है ना, वहां पर भूखों की स्थिति आ जाती है, खाना नहीं मिलता है उनको। क्या? तो कहते हैं घर आ जाओ, कम से कम खाओगे तो सही से यार, काम जो होना होगा होगा, कम बेसी कमावेंगे, लेकिन खाएंगे तो भरपेट नहीं। तो घर लोग चला आता है। गांव की स्थिति समझ रहे हैं, अच्छी है, किसी तरह से लोग काम चला लेता है। तो कहने का मतलब ये है ठीक है बात है। चलिए बाजी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या कह रहे थे, भुलाइए थी सब। हाँ, तो कृषि का हमारे जीवन में क्या हुआ कि महत्व हुआ कि 21वीं शताब्दी की जो आर्थिक मंदी थी उससे उभरने में हमारी मदद की। चलिए, अब समझ गया ना कि कृषि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब चलते हैं आगे। देखिए, कृषि पर मानसून का प्रभाव। अब कृषि पर हमारे यहाँ मानसून का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि ना मानसून के साथ जुआ है। जुलाई से अक्टूबर तक 3 से 4 महीने अच्छी तरह से समझिए तो बारिश होती है। यही मानसून का मौसम होता है। 15% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, शेष भाग अभी वर्षा पर निर्भर करता है। अब अपने देश की बात करिएगा ना, पूरे देश में चलिए तो मात्र 15% ऐसी भूमि हमारे पास हैं जिनमें सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, और बाकी जो भागे हैं वो आज भी किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। जिस समय किताब लिखाया था तब की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग सिंचाई की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। अपने गांव में भी हर जगह जो है नलकूप लगा दिया गया है, ताकि सब लोग सिंचाई कर सके अपने से सुविधा। सरकार भी इसमें कई मदद कर रही है। तो अभी की बातें नहीं कर रहे हैं, जो किताब कह रहा है कि हमारे देश में अभी तक कृषि भूमि में 15% को ही सिंचाई उपलब्ध है। बाकी किसके साथ है? वर्षा के साथ। अब आप पढ़ ही लिए थे कि वर्षा अगर अच्छी हुई तो ठीक बात है, खेती अच्छी होती है। और वर्षा जैसे ही खत्म हुई, सूख गई या ज्यादा हो गई, तो बर्बाद की स्थिति। तो मानसून समझते हैं ना, मानसून का मतलब क्या हुआ? वर्षा। मानसून का मतलब समझिए वर्षा। उसका हमारे ऐसे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं। उसका उपयोग कहाँ होता है? कृषि में ही होता है। जब किसान भाई को देख रहा है ना, मानसून हुआ, पूरा फसल में पानी उनी लग गया, अब उसमें क्या कर रहा है? धान की रुपाई कर रहे हैं। ये मानसून के साथ ही होती है। वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को शुष्क कृषि कहा जाता है। देखिए, अपने यहाँ ना वर्षा से जब सिंचाई होती है,
वर्षा की सहायता से विकसित कृषि जो होती है, यानी कि वर्षा सिंचाई वाला जो कृषि होगी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? शुष्क कृषि। ठीक है। और भारत में कृषि का क्या महत्व है? अगर गौर करके देखा जाए तो भारत में बुआ जी कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। तब कैसे महत्व है भारत में? तो सबसे पहली बात, अभी तो आप देख रहे थे कि 53.8% लोगों को रोजगार देती है। अब समझिए, एक सेक्टर होता है उद्योग सेक्टर, माने उद्योग से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलती है। जैसे कपड़ा उद्योग है, साइकिल उद्योग है, चीनी उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं। तो इसमें भी लोगों को रोजगार मिलती है। चलिए, इसके अलावा व्यापार का क्षेत्र है, बहुत सारे लोग व्यापार भी करते हैं। तो दो क्षेत्र हो गए। कुछ लोग नौकरियां करते हैं, नहीं करते हैं, या मजदूरी उसको रखी, यानी सेवा क्षेत्र, तो उसमें भी चले जाते हैं। तो तीन सेक्टर मिला करके कृषि की बराबरी नहीं कर रहा, उसमें भी वो थोड़ा सा कम है। क्या? उद्योग में कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नौकरी में, कुछ लोग व्यापार के क्षेत्र में कर रहे हैं। रोजगार यानी आमदनी, पैसा का स्रोत कई गो हो गया भाई? तीन जगह हो गया। जैसे मान लीजिए हम किसान हैं, कोई लोग व्यापारी हैं, कुछ लोग मजदूर हैं, कुछ लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये तीन सेक्टर मिलाकर के अगर बात करेंगे तो कृषि का बराबरी नहीं कर रहा है। कृषि में कितने लोग? 53 दशमलव। अब समझिए, कहीं उद्योग में 17% का होगा, 15-20% रख दीजिए उसको, व्यापार में रख दीजिए, कुछ सेवा क्षेत्र में मजदूरी को रख दीजिए। नहीं, तो ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ देश में 53.8% को रोजगार देना, यानी बहुत बड़ा सेक्टर है ये रोजगार का। इतने लोगों को ना काम दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे देश में कृषि का महत्व है। अगर कृषि बंद हो जाए, मान लीजिए मानसून अच्छा ना हो, मान लीजिए, पूरे देश में तो बेरोजगारी छा जाएगी, नहीं हो जाएगी? 53.8% लोग, मतलब देश की आधी जनसंख्या से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे ऐसे ही। क्या? इसलिए रोजगार होने के लिए, उनको काम मिलने के लिए इतना जरूरी है। दूसरी बात, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है? 13.7। ये याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा कि देश के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है? 53.8 कृषि में। अच्छा, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का कितना योगदान है? 13.7, यानी विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ कृषि से कितना आती है? चलिए, इसके अलावा देश की विशाल जनसंख्या को भरपेट भोजन कराती है और अनेक उद्योग के लिए कच्चा माल भी देती है। इसलिए अगर देखा जाए तो भारत की कृषि का बड़ा महत्व है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन, यानी हमारे देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ है। अब कैसे हुआ तो अभी देख ही लिए, आप समझ ही गए होंगे कि हमारी देश की आबादी जब देश आजाद हुआ था उस समय 36 करोड़ थी। जब देश 1947 में आजाद हुआ तो कितने थे? 36 करोड़। आज कितनी है भाई? 140 करोड़ है। अब कितने गुना की वृद्धि हुई है? 4 गुना की वृद्धि हुई है। मोबाइल बंद है, बोलो, मोबाइल से देख के काम करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे देश में 4 गुना जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब उसी अनुपात से तो बस्ती बढ़ा होगा ना। पहले जितनी बस्तियां थी उससे 4 गुना बस्ती बढ़ा होगा, सड़कें भी उसी अनुपात में बढ़ा होगा, उद्योग भी उसी दर से बढ़ा होगा। नहीं, आप समझ रहे हैं ना कि जितनी कृषि योग्य भूमि थी उस सब में धीरे धीरे हमने क्या बना लिया? उद्योग बना लिया, बस्तियां बसा लिया, सड़कें बना ली। तो हमारी कृषि योग्य भूमि क्या हो गई? अपने आप खत्म हो गई, नहीं, कम हो गई। अब एक तरफ आबादी बढ़ रही भाई, तो उसको भरपेट भोजन कराने के लिए उतनी जमीन बढ़ना चाहिए, खेत बढ़ना चाहिए। नहीं, अब हम क्या किए हैं, जो भी खेत था हमारे पास उसमें हमने घर बना लिया, हमने उसमें उद्योग लगा लिया, सड़कें बना ली। कृषि योग्य भूमि कम गई, जनसंख्या बढ़ गई। अब भूमि उपयोग में परिवर्तन का कारण है, वो समझ गए ना कि मेन है जनसंख्या वृद्धि। अब रही वही समस्या आ गई कि भर इतना लोगों को भरपेट भोजन कहां से कराएंगे?
तो कृषि योग्य भूमि को बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाए हम लोग? तब कुछ वन को काट लिए, है ना। इसके अलावे जो अकृषित भूमि थी, जो बंजर भूमि थी, या जो हमारी कृषि करने की पद्धतियां थी, उसमें हमने सुधार किया। जैसे पहले वर्ष में 2 फसल उपजाई जाती थी। पहले वर्ष में फसल की 2, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। गर्मा फसलें हमारे यहाँ नहीं होती थी। अब हमने क्या किया है कि उसमें गर्मा फसल लगा दिया, नहीं लगा दिया। फिर उन्नत बीज लाया, उसकी उत्पादन क्षमता कम हो गई, सॉरी ज्यादा हो गई, लेकिन मौसम कम हो गया। कि पहले फसल ना 5 महीने में पक कर तैयार होती थी, अब ना भाई 4 महीना 3 महीना में हो जाता है, 2 महीना में नहीं होता है, 3 महीना लगता है कम से कम, 3 से 4 महीने लगते हैं। नहीं, हाँ आने वाले समय में होगा कि जस्ट रोपेंगे या फर्स्ट खा लेंगे तुरंत, ऐसा नहीं होगा। 1 घंटा बाद नहीं, वो जादू से होगा वो। लेकिन अरे ये होगा कि थोड़ा सा और इसको कमाया जाएगा, वैज्ञानिक इस तरह से सर्च कर रहे हैं। अरे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। क्या हो, हम बच्चे में थे ना, बच्चे में मतलब बच्चा क्या थे, मैट्रिक में थे, आप ही तो लोग पढ़ रहे थे तब। कोई दिल्ली से आता था ना, तो कहता था कि वहां ना मोबाइल रहता है, ऐसे ऐसे निकालता है जेब में से, ऐसे बात कर लेता है। हम बोले ऐसे थोड़ी होता होगा, बिना तार के कहीं बात होगा, कमीज के थोड़े में घुसैले होगा, तू ना देखता होगा, और मैं लगैले होगा, तोरा नहीं पता चलता हो। हाँ हाँ, हम सोचते थे। जब दिल्ली गए मैट्रिक के बाद, परीक्षा देने के बाद हम जस्ट दिल्ली गए, तो वहां उस समय भी उतनी मोबाइल नहीं चल रही थी, लेकिन चल रही थी। तो गए तो देखे भाई, ठीक है बात था, गाड़ी में ऐसे मतलब रख बैठा हुआ था, शुरू कर देता था, मोटरसाइकिल से जा रहा है, निकालता था जेब से, अपर से शुरू कर देता, हेलो हाउ, अरे भाई ये का है भाई, में तार है ये नहीं है। तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगा कि भाई कुछ तो बात है, नहीं। और जब अपने हाथ में आया तो हम उलट पुलट के देखे उसको, जो भाई केनहू से तार नजरे नहीं आता है। चलिए, तो आप लोग समझ गए कि हमारे देश में कृषि, भारत में भूमि उपयोग में परिवर्तन का सबसे बड़ी कारण क्या थी? तो जनसंख्या वृद्धि, उद्योग का विकास हुआ, जिन सब के कारण हमारी भूमि जो है क्या होने लगी है, परिवर्तित होने लगी है। मानी जहां हम लोग कृषि करते थे वहां बस्तियां हुई, सड़कें रेल उद्योग हुए, और जहां बंजर भूमि थी या वन थे वहां पर कृषि योग्य भूमि हुई है। हाँ, वन में भी वृद्धि हुई है क्या? पहले से वन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। वो हम लोग वन संसाधन वाला में पढ़ लिए थे। अब आगे चलेंगे। भूमि उपयोग में परिवर्तन की दृष्टि से कृषि कार्य में बदलाव। देखिए, अब भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ, जगह हमारे पास कम गई, एगो प्रेशर बढ़ गया दिमाग में। प्रेशर ही बढ़ा के इतना लोगों को भरपेट भोजन कहां से कराएंगे रे भाई? नहीं, एक ही चिंता का विषय बन गया। तो अब हम लोग क्या किए हैं, कृषि में ना परिवर्तन करना शुरू कर दिए। क्या? देखिए, कृषि कार्य में बदलाव किए हम लोग। तो कैसे बदलाव किए? तो सबसे पहली बात, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई की सुविधा बढ़ने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। नहीं, पहले हमारे पास उतनी टेंशन नहीं थी, अब हमारे पास टेंशन रहे तब ना कोनो काम करेंगे। टेंशन नहीं थी, आबादी आबादी कम थी, जगह बहुत ज्यादा था, छिटियो छाट देते थे तो उससे भरपेट लोगों को भोजन हो जाता था ना। लेकिन धीरे धीरे हमने सोचा कि भाई आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, भरपेट भोजन नहीं कराओगे तो कहां से लाओगे खाना ना। हम लोग पहले खरीदियो लेते थे बगल वाला से। जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उस समय हम लोग किसी किसी देश से खरीदते थे, चावल गेहूं मक्का सब खरीद के लाते थे। उल्टा अब हम लोग बेचते हैं उसको। इसका कारण क्या जानता है ना? मेन यही है कि हमने क्या किया, उन्नत बीज का प्रयोग किया, उन्नत बीज का प्रयोग। अब उन उच्च नस्ल वाली हम लोग क्लास 9 में पढ़ लिए थे बायोलॉजी में, नहीं पढ़ लिए? संकर नस्ल का बीज तैयार किए, उत्पादन क्षमता उसकी बहुत ज्यादा। तरह तरह के उर्वरक, पहले उर्वरक था कहाँ, यूरिया डीएपी किसको कहते हैं लोगों को बुझने भी नहीं आता था, अब इतना ढेर मात्रा में मिलता है। आज सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी पहले, अब सिंचाई की सुविधा है। कोनो मौसम हो और फसल हमें लगानी हो तो आसानी से हम लोग लगा लेते हैं। ये टेंशन नहीं रहता है कि वर्षा होगा या हो चाहे नहीं हो, कोनो दिक्कत नहीं है, क्या है कि नहीं? तो हम लोग आराम से फसल लगा लेते हैं।
खेती उत्पादन तो बढ़ेगा ही ना। अब चलिए, फसल चक्रण तथा परती छोड़ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बढ़ा है। यानी पहले हम लोग खेत को परती छोड़ देते थे, बहुत सारे किसान, हम लोग बच्चा थे देखते थे कुछ खेत ऐसे हैं कि साल 2 साल जो है खेती हुआ ही नहीं, वो परती रह गया, इतना ना किसी के पास जमीन थी। अब क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ा, उसका भी तो डिवाइडिंग हो गया जमीन। नहीं, जैसे मान लीजिए हमारे दादाजी के पास 25 बीघा जमीन थी, वो अकेले क्या करते खेती, लेकिन उनको थे, समझ रहे ना, तो ऐसे तो 1 2 3 5 भाग में बट गया, तब 5 5 हुआ। अब किसी को 3 गो, किसी को 2 गो, किसी को 7 गो, तो अब हो गया है 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन प्रति हिस्सा। अभी तो इतना तो खेती लोग सब कर ही सकता है ना, तो वो छोड़ता कहाँ है खेत, क्या हम खेती नहीं करते। चलिए, तो फसल चक्रण समझ गया ना। अब सब लोग खेती करेगा तो फिर पढ़ावेगा कौन, तो पढ़ाने के लिए भी एक आदमी को होना चाहिए ना, और ऐसे भी खेती करने में मजा कहाँ है भाई। चलिए, तो फसल चक्रण हम लोग अपनाए। अरे कहने का अर्थ है कि पहले से ज्यादा अकल बुद्धि लोगों को हुआ है, तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या हुआ है, उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन क्या हुआ है। अब आगे, कृषि, कर्षित भूमि और कृषि के प्रकार, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। खेत जोतकर केवल फसल उगा लेना ही कृषि नहीं है, खेत जोत दिए, फसल लगा दिए, तैयार हो गया, बल्कि इसके साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी कृषि के अंतर्गत, माने सब कुछ उसी में आता है। अगर कृषि कोई पूछ दिया तो कृषि किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, नहीं, या अन्य प्रकार की वानिकी लगाना क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। अब समझ में आ गई, तो कृषि किसे कहते हैं समझ गए। अब चलते हैं, फसल लगाने के लिए जितनी भूमि जोती कोरी जाती है, अब अपने देश की बात अगर करेंगे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कर्षित भूमि कहते हैं। माने जितनी भूमि हम लोग जोतते हैं ना, वो भूमि क्या कहलाती है, कर्षित भूमि। जैसे अब जैसे हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, कि हमारे पास 5 बीघा जमीन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 बीघा में हम खेती नहीं करते हैं, उसमें अन्य प्रकार के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, है कि नहीं। 3 बीघा में हम लोग खेती करते हैं, इतने भूमि ना जुताई कुराई होती है, तो कर्षित भूमि कितना हुआ हमारा, 3 बीघा हुआ। उसी तरह से देश के जितने कृषि की जाती है भूमि में, वह भूमि क्या कहलाती है, कर्षित। और कितने भूमि में कृषि की जाती है, 43%। देश के कितने भूमि में कृषि की जाती है, 43। जैसे 30% में क्या भाई, पर्वत है, नहीं, उसी तरह से कुछ भाग में पठार है, नहीं। चलिए, शुद्ध ज्योति या बोई गई भूमि कहलाती, मैंने जितना हम लोग कोड़ते बोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारी शुद्ध भूमि। जिस भूमि पर वर्ष में एक से अधिक बार खेती की जाती है और उसे शुद्ध जोत की भूमि में मिलाकर कुल जोती की भूमि कहलाती, चाहे आप एक वर्ष में एक बार करिए, चाहे 2 बार ही करिए, लेकिन वो क्या कहलाएगी, आपकी ज्योति भूमि कहलाएगी। आर्द्रता की उपलब्धता के साधन के आधार पर कृषि को 2 प्रकार से बांट दिया गया है। आर्द्रता समझ रहे हैं ना, यानी पानी, पानी उपलब्ध है कि नहीं है, वर्षा उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना वहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो इन सब के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, 2। तो पहला है सिंचित कृषि, याद रखेंगे, पहला कौन है। अब सिंचित का मतलब हुआ फसलों में सिंचाई करने के मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन को बढ़ाना है, या 2 प्रकार की है। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग खेत में अगर पानी देते हैं ना, अच्छा पानी क्यों देते हैं मूल रूप से, और नहीं, यानी सिंचाई होना जरूरी है, अगर सिंचाई ना हो तो पौधा वृद्धि विकास करे ही ना। तो ये सब सब्जेक्ट हो गया कहाँ का, बायोलॉजी का हो गया, हमको अभी इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग बोटनी और जूलॉजी सब साथ साथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। बोटनी का मतलब होता है जो वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का मतलब हुआ प्राणी विज्ञान, तो दोनों हम लोग मिला के बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। नहीं, जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका बोटनी अलग हो जाएगी, यानी वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी प्राणी विज्ञान अलग हो जाएगी। तब वहां पर आप खाली जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें पेड़ पौधे के बारे में वो किताबें पढ़ेंगे। क्या, जैसे अब जैसे देखिए ना, हम लोग यहाँ पर जनसंख्या के बारे में, कृषि के बारे में, खनिज के बारे में सब साथे साथे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 11th में जब जाएंगे ना, तो वहां पर एगो अलगे हो जाएगा, मानव विज्ञान हो जाएगा, उनमें खाली जनसंख्या के बारे में पढ़िएगा। एगो अलग हो जाएगा भूगोल, माने भूगोल अलग हो जाएगा, एगो मानव भूगोल होगा, एगो सीधे भूगोल हो जाएगा, जिसमें वनस्पति भूगोल कहेंगे। नहीं, वो सब आगे की चीजें हैं।
चलिए अब एक सुंदर सी तस्वीर देख रहे हैं, इसमें फसल में क्या लगा हुआ है भाई, धान लगा हुआ, उसमें कौन चीज लगा है, बुलू बुलू पनिया ना, ये हुआ कौन भूमि, सिंचित भूमि या सिंचित कृषि कहेंगे, जहां पानी पानी लग रही है ना, यानी कि वर्षा हो रही है। अब चलिए आगे, इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक रक्षित, यह तब की जाती है जब वर्षा नहीं होती है। माने मान लीजिए अपने यहाँ रखिए, अपने यहाँ वर्षा तो अच्छा होता है ना भाई, बिहार में वर्षा कितना होता है भाई, 1.7% है कि वर्षा 7% होती है। हमारे यहाँ बारिश जो होती है 200 से लेकर के 250 सेमी होती है वर्षा, 300 भी चली जाती है, यानी वर्षा हमारे यहाँ अच्छी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। सेमी में वर्षा मापी जाती है, तो 200 से 300 सेमी वर्षा होती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश हुआ ही नहीं, तो कोई बात नहीं, बारिश नहीं हुआ तो क्या हुआ, फसल हम सूखने देंगे, पंपिंग सेट हमारे पास अब उपलब्ध हो गई है, तो हम लोग सिंचाई कर देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वर्षा से अगर नहीं हुआ तो किसको कर देते हैं हम लोग, सिंचाई करके उपजा लेते हैं, तो ऐसी भूमि क्या कहलाती है, रक्षित। अब एक है उत्पादक सिंचाई, इसमें लगातार सिंचाई की जाती है। एक है उत्पादक, देखिए एगो रक्षित हुआ, जब वर्षा हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग वर्षा नहीं होने की स्थिति में डालेंगे। लेकिन एक है कि वर्षा हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, आप सिंचाई करते रहिए। जैसे अपने बिहार के कुछ जिला है जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, तो वैसी स्थिति में वहां पर क्या किया जाता है, वहां के लोग सिंचाई लगातार करते रहते हैं, उनको वर्षा से निर्भरता नहीं है, वर्षा से निर्भरता उनको, लेकिन हम लोग वर्षा के निर्भर। अभी अभी के किसान क्या है, रात में देख लेगा कि कल मतलब सिंचाई करना है खेत का, आकाश में बादल लगेले है तो मने मने मनावेगा, भगवान जी हो दियो वर्षा एकदम पूरा से जे कल वाला जे से बच जाते। अब वही होता है, बोर्डिंग वाला को कहले था जे ए भैया तनी खेत पटाई दियो हो, और रातिये में इतना ना हुआ कि पूरा पैर धस रहा है खेत में। हाँ, बेचारे मने मने खुश हुए, कल ये ला के खीर पूरी खा ली है अच्छा से, नहीं होगा भाई। अब मान लीजिए किसी के पास 2 बीघा पर जमीन सिंचाई करनी हो, और 2 बीघा सिंचाई करने के लिए अगर आप देंगे किसी लोगों को तो 1000-2000 रुपया लगेगा सिंचाई करने में। अगर उसका फसल बच गया है वर्षा से, तो उतना का खीरे पूरी खा लेगा तो कौन दिक्कत है, तो होता ही है। चलिए तो उत्पादक सिंचाई समझ गए ना, कि उसमें लगातार सिंचाई की जाती है। वरानी या वर्षा आधारित कृषि, भारत में प्राय 38.67% भूभाग पर वरानी कृषि होती है, यानी वर्षा पर निर्भर रहने वाले इस कृषि को 2 वर्गों में बांटा गया है, वर्षा में निर्भर रहने वाले पर, तो समझ गया ऊपर में। अब चलिए आगे शुष्क भूमि कृषि, इसमें 75 सीएम से कम वर्षा वाला क्षेत्र आता है, यानी वर्षा लगभग वहां होता ही नहीं है, 75 सीएम से कम, जैसे राजस्थान वाला कुछ क्षेत्र हो गया, कुछ गुजरात में हो गया, कुछ पंजाब में हो गया, यानी वर्षा वहां नहीं, खेती तो होती ही है, ऐसा कि वो लोग खेती नहीं करते हैं, लेकिन वर्षा वहां होती ही नहीं है, कम होती है, हिमाचल प्रदेश में भी कम होती है। यह कम वर्षा में तैयार हो जाती है, इसे शुष्कता के सहने की क्षमता होती है, माने वहां पर ना ऐसे फसल लगाए जाते हैं जिसको कम पानी चाहिए और फसल तैयार हो जाता है। क्या, अब जैसे देखिए मक्का को हम लोग लगा देंगे ठंड में, तो मक्का को चाहिए पानी ज्यादा, तो पानी उसको नहीं मिलेगा तो खेती होगा। अब चलिए राजस्थान में मकई की खेती कर देते हैं, तो राजस्थान में मकई की खेती करिएगा तो क्या होगा कि अनाज डालिएगा कहाँ, देख लीजिए ना पहले, जैसे आप रेगिस्तान में डालिएगा तो सब लावा हो जाएगा, मक्का नहीं हो जाएगा, भुजा जाएगा, तो पौधा होगा ही नहीं, ऐसी स्थिति में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसको पानी चाहिए ज्यादा, अब पानी उसको मिलेगा नहीं, तो होगा। तो हम लोग वहां पर ऐसे फसल लगाएंगे जिसको कम मात्रा में पानी चाहिए। तो देखिए, तो हमारे यहाँ शुष्क भूमि में जो कृषि होती है उसको सहने की क्षमता होती है, क्या, तो गर्मी, यानी कम पानी में भी बढ़े ऐसा फसल लगाए जाते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए आप पीछे पीछे आपने देखा एक फसल धान का हमने रखा था चित्र, वहां पर नहीं रखा था, तो वहां पर आपने गौर किया, उसको पानी हमेशा चाहिए तब उसका फसल अच्छा होगा, गर्दन छोड़ के उसका पूरा बॉडी डूबल रहे कोई टेंशन नहीं उसको रहेगा, बढ़ते रहेगा। गन्ना की खेती में भी वही होती है, गन्ना की खेती में ना गर्दन छोड़ के ठोठी डूब जाएगा तो मर जाती है। हाँ, मतलब अनाज का जो फसल का जो ऊपर का मूरी होता है नहीं होता है। पहले हम लोग दीदी के गांव में जाते थे ना, तो उसका दहनाल क्षेत्र थोड़ा सा घर पड़ता है, थोड़ा सा भी बारिश आता था
तो वो बढ़ हो जाता था। कभी कभी हम लोग क्या होते थे, दीदी के साथ हम लोग जाते थे बच्चा में, तो वहीं रह जाते थे 8 दिन 7 दिन। अब कोई पहुंचाने आवेगा तबे ना, हमरा कोई पहुंचाने आवे तब ना आवेंगे, हमको देखा हुआ नहीं रहता था, तो इसीलिए हम नहीं आते थे। 7 दिन 8 दिन अपना उसी बाढ़ वाला पानी में स्नान करते थे खूब कूद कूद के। हाँ, भैंसी पर चढ़, भैंसी थी उसके पास एगो, भैंस के पीठ पर हमको चढ़ा देते थे उनका ससुर जी, कहते बउआ तनी तनी टहला दो। हम हमको भी मन लगता था, सिंह पर माहे उतरते, सिंह पर माहे चढ़ते थे। चलिए आई किताब छोड़। वो फसल थी पानी वाली, तो उस धान की खेती वहां, गन्ना की खेती वहां ज्यादा होती थी, उसका गर्दन ऊपर रहता था, बाकी बॉडी डूबी रहती, कोई टेंशन। लेकिन ये फसल को अगर वहां लगा दिया जाए तो ये बर्बाद हो जाएगी, या मान लीजिए उसको यहाँ लगा दिया जाए तो बर्बाद हो जाएगी। क्या धान को यहाँ लाइएगा सूखा में फसलें नहीं होगी। अब मक्का को अगर उसमें छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा कि पानी लगेगा, 2 दिन में ये गल जाएगी, 2 से 3 दिन में मक्का क्या हो जाएगी, गल जाएगी। लेकिन धान को अगर कम से कम महीना का, मुझे फसल अगर 4 महीने में 3 महीने में तैयार होती है, तो उसको 90 दिन के बदले 80 दिन रखिए ना पानी में, कोई टेंशन उसको नहीं है, नो टेंशन से काम करती है। चलिए आप समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इसकी फसल है, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, चना है, इस सब में कम पानी की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। भारत की कुल कृषि भूमि का लगभग 39% भाग शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भारत में शुष्क कृषि का कितना क्षेत्र है, 39%। अच्छा 39 हो गया शुष्क में, तो सिंचित में कितना गया होगा, 61। अरे 100 में तो दूगो तो बांटवे किए हम लोग, आर्द्रता के आधार पर कितना दिए, 2, एक सिंचित है एक असिंचित। तो सिंचित में आप समझ गए कि जिसमें सिंचाई की सुविधा है, आज जहां असिंचित, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो असिंचित में आप रख रहे हैं कितना, तो बाकी 61 ना होगा जी, 100 में घटा दीजिए, 61 गया सिंचित में ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे चलते हैं। आर्द्र भूमि कृषि देश के कुछ हिस्से में खूब वर्षा होती है, जिससे कहीं कहीं बाढ़ भी आ जाती है। इससे प्रमुख फसल धान, गन्ना और जूट है, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी। अब आगे शुष्क कृषि की विशेषता। अब जो शुष्क कृषि आप देख रहे थे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। वर्षा जल के संग्रहण की विभिन्न विधियां का प्रयोग विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक रूप से किया जाता है। यानी शुष्क कृषि में क्या होता है कि वर्षा को रोका जाता है। नहीं, जैसे अपने यहाँ गांव में जो तालाबें बनी हुई है, स्कूल के पास एक बहुत बड़ी तालाब है, उसके पीछे एक, उसके पीछे भी एक तालाब है ना। इसके अलावा एक इधर बनाया गया तालाब। ये तालाब क्यों बनाया गया है, अंदाज करिए, सोचिए तो। बस वर्षा पानी को इकट्ठा करने के लिए। जैसे हम लोग दिल्ली में पहले देखे, राजस्थान में देखे, हर जगह क्या होता है कि वर्षा पानी को इकट्ठा किया जाता है। शुष्क कृषि क्षेत्र में आर्द्रता की कमी के कारण मृदा में ह्यूमस की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तेज हवा या आंधी के समय कटाव क्या होने लगती है, अधिक होने लगती है। इस क्षेत्र में गरीब किसान बसे होते हैं, ना तो उन्नत बीज लगा सकते हैं और ना ही उनके पास कोई कृषि उपकरण होती है। कृषि कम से कम लाभ मिलने के कारण यहाँ पर लोग बकरी मुर्गी पालन इत्यादि करते हैं। चलिए तक आप समझ गए ना कि सिंचित कृषि की क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहली बात कि अपने खेत को सिंचाई पूरा कर, मैंने कहने का मतलब कि जहां वर्षा कम होती है, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, तो वहां के लोग कृषि सिंचाई में क्या व्यवस्था करते हैं, तो वही वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं। चलिए इसके अलावे वहां पर क्या है, गरीब किसान है, तो किसान अपने जीविकोपार्जन को पूरा करने के लिए खेती के साथ साथ क्या लगा देते हैं, पशुपालन कर लेते हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कौन कौन सी होता है करते हैं, ताकि उससे भी उनका जीविकोपार्जन। देखिए थोड़ा सा कम आय आएगा तो सेकेंडरी रहेगा तो उसमें चल जाएगा ना। जैसे हमने क्या किया भाई, हमने मेन धंधा किया भाई दवा का, तो हमने सोचा कि भाई इससे अगर हो जाए तो थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो उसमें हमने और सारे प्रोडक्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, तो हमने उसमें हार्डवेयर का सामान बढ़ाया, स्टेशनरी कॉपी किताब बढ़ा दिया हमने। नहीं, ये हमने दैनिक उपयोगी चीज उसमें भरना शुरू कर दिया। उससे भी क्या होता है कि कुछ आमदनी उससे आ जाती। फिर सोचा कि उससे ना होगा तो कुछ बच्चे की भी शिक्षा दीक्षा की बात हो जाए, तो भोजन बात की इधर से भी हो गई। और इससे भी मजा हमको नहीं आया, तो सोचे कि पूंजी लगा करके कुछ और से प्रोडक्ट बढ़ा दिया जाए।
तो हमने नहीं, तो हमने सखी सहेली नाम की एक कंपनी खोला। नहीं, ईश्वर चाहेंगे तो आगे भी बढ़ेगी। मारेंगे। चलिए अब चलते हैं बुआ जी, सुनते हैं निर्वाह कृषि। सुनिएगा, आपसे कोई पूछ दे कि ए भैया निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? देखो, निर्वाह कृषि का मतलब होता है जो हम लोग खाने पीने के लिए करते हैं मूल रूप से। जैसे आप समझिए गौर करके कि हमारे बगल में एक किसान की बेटी है, सामने बैठी हुई है। हमने इनसे पूछा कि भाई आपके पास कितनी कुल जमीन है? तो इन्होंने बताया कि हमारे पास ना 2 बीघा जमीन है, यानी 40 कट्ठे का जमीन है। अच्छा ठीक है। तो हमने कहा कि आप फसल कितना कितना कौन सी लगाते हैं? तो कहा देखिए सर जी, हम लोग ना नगदी फसल तो बहुत कम में लगाते हैं। साल भर हमको गेहूं खाना है तो कम से कम हम 5 से 6 कट्ठा तो प्रत्येक साल गेहूं खेती कर देते हैं, ताकि कम से कम भरपेट हमारा भोजन हो सके। पशु हमारे पास 2 हैं, तो उनके लिए कम से कम अनाज दर्रा चना होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 5-7 कट्ठा तो हम हर साल मक्का की खेती करते ही है, ताकि वो अनाज जो आएगा हमें खरीदने की जरूरत नहीं होगी, उससे मवेशी का भरपेट भोजन हो जाएगा। तो 2 हमने कर दिया। इसके अलावे कम से कम ना 4 कट्ठा ना हम लोग हर साल ना आलू कर देते हैं, ताकि अगले साल की बीज के लिए हम लोग एक साल खाएंगे, उसके लिए 3-4 कट्ठा में हम हर हर सब मौसम में जो है सब्जी लगा देते हैं। 2 कट्ठा में सरसों की खेती कर देते हैं, ताकि साल भर जो है तेलों खाते रहेंगे, है ना? नहीं होता, सरसों से तेल नहीं निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। और तनिक मनिक जो बच जाता है इस सब करने के बाद, तो उसमें कभी तंबाकू तो कभी कुछ फसल लगा देते हैं, नगदी फसल। तो कहने का अर्थ है इनकी जो कृषि है ना, वो बेचने वाला नहीं है बुआ। इनकी कृषि हुई जीवन निर्वाह के लिए। वो खेती क्या कर रहे हैं? खाली जीवन निर्वाह के कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में तो खेत छोटा छोटा हो गया, सब लोगों के पास तो ज्यादा जमीनें हैं नहीं। तो जीवन निर्वाह कृषि ज्यादा कर रहे हैं लोग। तो जीवन निर्वाह समझ गया ना, कि हम लोग उसे खाने पीने के लिए मूल रूप से करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? जैसे देखिए, आप अपने जीवन में या अपने समझिए जितनी जमीन है, कितना फल का पौधा लगाए हैं? 2 गो अमरूद का पौधा लगेले हैं, एगो आंगन में, एगो दरवाजे पर, एक आध गो नींबू का पौधा लगाए हुए हैं, अनार का लगाए हुए हैं। नहीं हो देखिए, हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग कृषि ना मूल रूप से देखिए करते ही नहीं है। करते भी हैं तो कोई देखने वाला नहीं है। पेठिया पर आप लोग आते होंगे, जमीन थी हमारी, खरीदे थे, वहां पर केला का पौधा लगा हुआ था। आज तक उसमें से हमने एक घौर नहीं काट करके लाया, वो वही लोग खाया। जो एक व्यक्ति था रखे हुआ था जमीन, उसको बोले कि "ए भाई, जब आप खाते हैं तो वहां पर जितने लोग हैं सबको बांट के खिलाइए। आप अकेले काट के बेच लेते होंगे, सबको दीजिए, हम नहीं, हमको नहीं ला के दीजिएगा, आप लोग बांट के खाइए।" अभी भी हमारा वहां पर जमीन है। किसी को जैसे घर भोज आ रहा होता है ना, घर बासार, पत्ता फुल्ली लगल वाला रहता है, मांग लेता है, दे देते हैं। कोई शादी में आया लड़की यार वाला, कहता है कि हमको केला बेचिएगा, हमको बेचना नहीं है, आप काट के वो घर ले जाइए, दे देते हैं। देखिए, ईश्वर ईश्वर ने हमें दिया है। दलसिंह सराय में हमारा जमीन है, वहां पर बाउंड्री किया हुआ, उसमें अच्छी केले लगी हुई थी। आज तक हमने नहीं लाया वहां से एक भी केला, इतना काट के नहीं लाया। बस सब लोग वही लोग खाए। हम हमारे पास है, वहां पर देखे ना, वो जो जमीन में बांधे हुआ है गाय, गाय बांधे हुआ था, तो हम उसको नहीं कुछ कहे, अपना बांधे हुए था। तो हमको एक दिन ना, मतलब उसी में एक आदमी कहा कि हमको दे दीजिए, तो सब्जी उब्जी लगा देंगे उसमें, 2 कट्ठा जमीन है। तो हम बोले कि ठीक है, हम जाइए लगाइए, आप भी खाइएगा, मन होगा तो हमको भी दे जाइएगा। वो गया उसमें, तो उसको जो गाय बांधे हुए है ना, जो मरैया बनाए हुए आगे में देखे होंगे, तो उसको कहा कि "ए, हटाइए, हम लोग इसमें खेती करेंगे।" तो वो हमको फोन किया कि "सर जी, आप बोले हैं हटाने के लिए?" बोले नहीं, हम तो नहीं बोले थे, लेकिन बोले थे जो खेती करिएगा उसमें। तब ठीक करके है तो हटा देवे तो कहाँ रखबे? हम कहले से ठीक है, रखो, ओकरा बोल देवे नहीं दे। हो गया बेचारे। तब ना थोड़ा सा लाज सर में 30 दिन जो है, इस साल भर से 1.5 साल से रखे हुए हैं, 30 दिन बाद 1 लीटर दूध पहुंचा दिया हमारे यहाँ। ये मतलब खिला देते हैं सर जी, कैसे होता है सर? आई किताब बात बदमाशी कर, आई किताब क्यों? तो निर्वाह कृषि समझ गए ना सब लोग? निर्वाह का मतलब क्या? मूल रूप से हम लोग खाने पीने के लिए करते हैं क्या? बस हो गया, ये निर्वाह कृषि हो गया। एनी डाउट? अब आगे चलते हैं। स्थानांतरित कृषि, रे बुआ समझ जाओ। हमारे भारत में क्या था, मूल रूप से हम लोग स्थानांतरित कृषि ज्यादा करते थे शुरू में। हम लोग आदिवासी समाज के लोग थे, माने जो आदिवासी समाज के लोग,
क्योंकि भारत में आदिवासी की संख्या ज्यादा थी, ये कह रहे हैं, हम लोग नहीं, वो लोग। सुनिए ना, अब वो लोग क्या करते थे कि भारत की भूमि को ना, यानी धरती को ना, वह समझते थे माता। भूमि को क्या समझते थे? माता। और वो कहते थे कि धरती पर हल चलाना पाप है। तो वो लोग ना खेती ऐसे नहीं करते थे, जंगल काट दिए, जंगल काट के उसमें क्या करते थे? आग लगा देते, पूरा जल के राख हो गया। पहले जंगल भी तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी ना, राख हो गया, और राख पर क्या करते थे? बीज को छीट देते थे, हो गया, एक दो फसल हुई, तीन फसल हुई, उसके बाद धीरे धीरे बारिश होने के बाद वो धीरे धीरे राख सब धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया, मिट्टी में परिवर्तित हो गया। तो अब उसमें बीज छीटने के बाद होता नहीं था, तो वो लोग जमा छोड़ कर दूसरे जगह चले गए। तो इसी को मैंने एक जगह छोड़े दूसरे जगह गए, तो इसको कहते हैं हम लोग स्थानांतरित कृषि। इसी को अन्य अन्य क्षेत्रों में अलग अलग भाषा के नाम से जाना जाता है। कहीं उसको झूम खेती कहते हैं, कहीं वहीं पर कर्तन दहन कृषि कहते हैं, कहीं उसको पलामू कृषि कहते हैं, माने अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को बातें नहीं करिए, सुनिएगा तभी याद रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? झूम कृषि, कर्तन दहन कृषि। अब देख रहे हैं ना, ये कौन सी कृषि है? कर्तन दहन यानी झूम कृषि। यही है क्या? जंगल काट दिया, पूरे जंगल में अब क्या हो गई? आग लग गई। अब आग लगने के बाद वहां का फसल क्या हो जाएगा? मतलब जंगल खत्म, अब उसी राख पर बीज छिटा जाएगा। 2 साल हो गई, उसके बाद तीसरी जगह, चौथे जगह, तो जगह बदलते गया ना। माने मान लीजिए अभी समस्तीपुर जिला के क्षेत्र में हमने किया, अब चल जाएंगे मुजफ्फरपुर, अब चल जाएंगे दरभंगा, तो ऐसी जगह बदलते गए, तो ये क्या कहलाया? कर्तन दहन या झूम खेती या स्थानांतरित खेती। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। अब रोपण और व्यापारिक कृषि। रोपण कृषि कहते हैं, किसे मालूम है ना? रोप रोप के करते हैं। रोप रोप मतलब क्या? हाँ, जैसे देखिए पहले हम लोग पौधा का ना, मतलब जिस फसल को लगाना है उसका पौधा पहले तैयार कर लेते हैं। जैसे धान की खेती है, टमाटर की, तंबाकू की नहीं, बैगन की नहीं, इस सब की खेती हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं? पहले हम लोग भी कहाँ ध्यान चला गया सब लोगों को? क्या बात कर रहे हैं? उसका हम लोग पहले उसको तैयार कर लेते हैं दूसरे खेतों में, और इसको फिर दूसरे खेतों में लगाते हैं। इससे फायदा क्या है, समझिएगा। पहली बात, समय की बचत होती है। अभी देखे होंगे अपने गांव के किसान भाई को, पोलोथीन में छोटा छोटा ट्रे रहता है, उस ट्रे में जो है ना, वो क्या कहते हैं, परवल का पौधा तैयार कर लेते हैं। इतना पत्ती, इतना बड़ा लत्ती, इतना बड़ी लत्ती हो जाती है, पहले से अपना छोटा जगह में तैयार कर लिए, और तब तक उधर खेत अपना खाली हो रहा है, दूसरा फसल लगल है। और वो जैसे खाली हुआ, तब पौधा इतना बड़ा भेल है, ये ले जाकर टोबाई दिया, तो इतना बड़ा होले ना हो गया ना, मिल गया उसको। तो अब 2 महीना 1 महीना में वो पौधा लगता, पनकी देता, तब तक तो ये तैयार हो गया। तो समय की 1 महीना की क्या हो गई उसकी? एक नंबर फायदा। दूसरा फायदा कि उसमें जो हम लोग फसल लगाते हैं, वो फसल लगाते हैं कौन वाला? उन्नत नस्ल का। दूगो हुआ। अगर मान लीजिए उसमें वो कोई मार खा गया, बीज मार खा गया, मतलब वो फसल नहीं लगा वहां पर, तो वहां पर दूसरा जाके टोभ लगाते हैं, वहां पर जाके नहीं लगा देते हैं। तंबाकू में नहीं देखे अभी, सुनते होंगे, परोह करते हैं उसको, तो उसी को आप समझिए टोभ। टोभ देते हैं जाके कि फिर से वहां पर पौधा हो जाए। खाली छोड़ना ही नहीं है, आज छिट्टा वाला में मार दीजिएगा छिट्टा, तो पौधा हो गया, कहीं पर ज्यादा हो गया, कहीं पर तब गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये रोपण कृषि में फायदा है कि समय की भी बचत हुई, और साथ साथ में खेत खाली भी नहीं रहा, सब जगह फसल लग गया। चलिए, और इसमें मूल रूप से हम लोग किसकी खेती करते हैं? तो बागानी कृषि करते हैं। इसमें अधिक लाभ के लिए उच्च उपज किस्मों का प्रयोग किया जाता है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। आंधी तूफान से अधिक हानि उठानी पड़ती है, लेकिन बउआ ई फसल में ना सबसे ज्यादा आंधी तूफान में हानि होती है। अपना ई वाला रहेगा फसल ना, तो उसमें ज्यादा हानि नहीं होती है। लेकिन वो वाला फसल जैसे तंबाकू वाला में देखे होंगे, कहीं पत्थर गिर गया तो सब एक पत्ता में छेदे हो जाएगा। हाँ, हाँ होता है। किसान अरसा तो हार्ट अटैक कर जाता है। अब मान लीजिए 5 बीघा किसी के पास जमीन है, 6 बीघा में खेती किए हुए है, और कल ही लगा के गया था वहां वाला बेला मेघ वाला एगो व्यापारी 7 लाख रुपया,
7 लाख रुपया लगा के गया था और रातिये में पत्थर पड़ गया, बीनियों का खेत में गया, लोग उठा पुठा के लेकर के गया। बताइए, होता है ऐसा, शॉर्ट लग जाता है। देखिए पैसा एक चीज है ना कि वो कमता है ना तो बहुत शॉर्ट लगता है। जानते हैं हम जब घर बनाए थे उससे पहले पैसा हमारे पास था, और जब धीरे धीरे ना सब निकलते निकलते घर में खत्म हो गया ना तो हमारा देह धीरे धीरे सूखने लगा। सूखने लगा तो सब लोग कहे कि भाई आप सूख काहे रहे हैं। तो सब दिमाग लगाया कि पैसा जो खर्च हो रहा है ना घर में, 35-35 लाख खर्च हुआ ना, तो थोड़ा सा मोटा रकम खर्च हुआ घर में, तो हमको लगा कि भाई हमारा सब पैसा कमाइल धमाइल सब खत्म हो गया है, जबकि जेन्युइन खर्च हुआ था। फिर भी ना, चलिए आइए किताब की ओर। अब धीरे धीरे थोड़ा सा फिर बना है मनोबल। चलिए, और बड़े क्षेत्र में प्रकार की फसल लगाई जाती है, इसका उत्पादन शहर या परिवहन के पास लगाया जाए। देखिए, और हम लोग जो बागानी कृषि करते हैं ना मूल रूप से, वो खास करके कहाँ करते हैं, तो सड़क के किनारे करते हैं, परिवहन की सुविधा वाली। जैसे अब देखिए ना, ऐसे तो परिवहन अब सब जगह उपलब्ध हो गया है, और गाड़ी भी ऐसा ऐसा आ गया छोटा छोटा, किधरों लुढ़का दीजिए ढुला दीजिए एकदम चल जाएगा। नहीं, अब पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब हुई है। लेकिन मूल रूप से इसकी खेती शहर के नजदीक किया जाता है, ताकि उत्पादन करके उसको तुरंत शहर भेज दिया जाए, तो मुनाफा क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले अपने गांव में टमाटर की खेती होती थी, अब हम लोग बच्चा थे तो याद है, और टमाटर टोकरी में भर के लोग साइकिल पर लोड करके और तब ले जाते थे, और घूम करके जाते थे, क्योंकि अपना इधर वाला नदी समझिए ना, 3-4 महीना क्या रहता था, डूबा रहता था, रास्ता तो था नहीं, तो लोग घूम के जाते थे ऐसे करके, नहीं 3-4-5 मतलब किलोमीटर दूरी रेंज करके जाते थे, और तब जाकर के बेच के लाते थे। परेशानियां होती थी। अब थोड़ा सा परिवहन सुविधा बढ़ा है, लेकिन पहले ये लोग बेचने जाते थे कि नहीं जाते थे, तो इस तरह से उत्पादन करके वो शहर में बेच देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। गहन या सघन कृषि किसे कहते हैं। तो अभी पहले देखे थे हम लोग जीवन निर्वाह कृषि, जो पीछे देखे थे निर्वाह कृषि को, फिर देखे रोपण कृषि, अब चलते हैं हम लोग गहन या सघन कृषि। अब देखिए गहन या सघन का मतलब हुआ कि खेत में ना खाली जगह छोड़ना नहीं, आप खेत को परती नहीं छोड़ना है, बस एक फसल लगी फिर दूसरा फसल लगा दीजिए, तीसरा लगी चौथा लगा दीजिए, तो वो कृषि क्या कहलाएगी, गहन या सघन। जैसे अभी क्या देखिए आप, परवल की खेती अभी जो कर रहा है किसान, अभी जाके देखिए उसके किसान के खेत में ना परवल लगा होगा, परवल का सीजन ऑफ हो गया, मालूम है ना, परवल का सीजन क्या हो गया है, अब अच्छी परवल नहीं होगी उसमें ना, सब में बिचरा होगा पूरा एकदम फुट फुट फुट। खाए है नहीं, वो दांत में फंस गया है बिचरा हमारा, नहीं इतना मोटा मोटा बिचरा है, जल्दी अब पुचुर पुचुर नहीं भी होता है। हाँ आप वो है, लेकिन तभी वो लगाए हुए है, जैसे 20 रुपए 30 रुपए बिक जाता है तो लगाए हुए है, अलानी पर लतरा हुआ है। इधर क्या किया है, इधर भी पौधा लगा के देखे हमने, दरवाजे पर रखे हुए है टोकरी टोकरी बना करके, उसमें लगैले है, इतना इतना को पौधा हो गया है। हम बोले कहिया लगाइएगा सर जी का, तो कहा आप लगाएंगे 2-3 पत्ती का और हो जाएगा, यानी 15 दिन बाद लगाएगा वो। जब देखेगा ये तैयार हो गया, वहां जाएगा और सब लत्ती को उजाड़ फुजार के फेंक देगा, और नीचा उसको लगा देगा। खेत खाली हुआ, 10 दिन 5 दिन नहीं खाली छोड़ा, ये क्या हो गया, गहन कृषि हुआ, तुरंत फसल काटो और तुरंत लगाओ, ये गहन कृषि। कोई दिक्कत, यानी जहां सिंचाई की सुविधा मिलती है, खाद भरपूर है, ऐसे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह की कृषि, जमीन में नमी की अधिकता होती है, साथ ही साथ फसल उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। यानी कहने का अर्थ है हम लोग ये कृषि कहाँ करते हैं, जहां पर उर्वरक की सुविधा हो, सिंचाई की सुविधा हो। अब मान लीजिए सब जगह ये सुविधा नहीं ना है भाई, अपने यहाँ सुविधा है तो सब जगह क्या है, सब जगह नहीं है। आगे चलते हैं। धान और गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न भी उगाई जाती है, कहीं कहीं धान की भी खेती होती है इसमें, किसमें, गहन खेती में, गेहूं की भी खेती होती है। सघन कृषि में उर्वरक का भी उपयोग होता है, माने हम लोग सघन कृषि करते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, उर्वरक। चलिए, तो सघन कृषि समझ गए, स्थानांतरित कृषि समझ गए, रोपण समझ गए, जीवन निर्वाह समझ गए। अब आगे चलते हैं, सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप का मतलब हुआ कि हमारे देश में जो कृषि की जाती है उनके कौन कौन से मौसम हैं। सस्य प्रारूप का मतलब कौन कौन से मौसम, यानी फसल को हम लोग कितने प्रकार से बांट दिए हैं मौसम के आधार पर। नहीं, तो अपने यहाँ है 3 प्रकार की। अपने यहाँ कितने प्रकार के, पहला है, सबसे पहला मौसम चलती है उसको कहते हैं खरीफ। अब देखिए खरीफ, जैसे अपने यहाँ का अभी का जो समय है, कौन महीना चल रहा है भाई,
अगस्त चल रही है, तो जून जुलाई में बारिश नहीं शुरू हो जाती है। तो जैसे बारिश शुरू हुई होगी तब ये जो है किसान भाई तुरंत धान की बिचड़ा तैयार कर लिया होगा अपने यहाँ का, क्योंकि हम लोग बिहार क्षेत्र में रहते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल का जो मुख्य फसल है या मुख्य खदान है वो चावल है। अच्छा, अपने यहाँ अतिथि लोग आते हैं तो सबसे मेन चीज उनको क्या खिलाते हैं? मच्छी चावल। आप खाइए नहीं खाइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से क्या खाते हैं लोग? मछली चावल लोग खाते हैं। क्या होता है कि नहीं होता है? बिहार और बंगाल का मुख्य भोजन। देखिए, हम लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो चावल क्यों खाना ज्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि हम लोगों के यहाँ चावल की खेती अच्छी है। मछली भी ज्यादा खाना पसंद करते हैं क्योंकि मछली का भी उत्पादन हमारे यहाँ ज्यादा होती है। क्योंकि अपने यहाँ ना नदियां ज्यादा, तालाब ज्यादा, अब वर्षा हो जाती है तब पनिया ज्यादा, तो उनमें जो मीठे जल की मछलियां हैं वो ज्यादा है। हाँ, अभी इस 10 साल 15 साल के दरमियान जो है वर्षा थोड़ा सा कम हुआ है, तो जिसके कारण मछलियां नहीं होती है। लेकिन पहले मछलियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जैसे जैसे अपने बगल की नदियां है ना, सुनिए ना, हर साल हम बच्चे थे ना, हर साल यहाँ पर जो है ना वारी लगा देता था लोग यहाँ पर, फिर उसके आगे वारी होता है ना, जो साहनी भाई मछुआरे लोग थे वो लगा देते थे। वहां पर जो है ना सुबह के टाइम में पूरा गांव के लोग वहां पहुंच जाता था। वो लोग निकालता था ताजा ताजा एकदम चलती हुई मछलियां, जिसके पास जैसा संभव होता था। बड़ा वाला भी निकलता, छोटा वाला भी निकलता, उससे छोटा वाला भी निकलता, जिसको जो औकात होता अपना खरीदता था। मैंने वहां पर लगता था सुबह में ना 2 घंटा समझिए था, एकदम मेला लगा रहता था, भीड़। ई बारी पर 10 लोग, वो बारी पर 15 लोग, ऐसे लोग जमे रहते थे। इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर नहीं मिला तो इधर आ रहे हैं, नहीं ऐसे करके। तब मछलियां अपने यहाँ ज्यादा होती थी, ताजी मछलियां। तो हम लोग ना कभी कभी पूछता है परीक्षा में कि बिहार के लोग मच्छी चावल क्यों पसंद करते हैं, तो इसलिए क्योंकि यहाँ का लोग जो है ना उत्पादन भी करते हैं और ताजी मिल जाती है, इसीलिए। वहीं चले जाइए पंजाब हरियाणा के लोग ना चावल खाना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग गेहूं ज्यादा पसंद करते हैं, रोटी। हाँ, वो लोग रोटी खाते हैं। तो वहाँ का चावल खेती होती है, लेकिन वहाँ की मुख्य फसल में क्या भाई? तो गेहूं है। वहां पर जो चावल है ना वो जीवन निर्वाह नहीं है, वो व्यापारिक फसल है उसके लिए। पंजाब सुनिएगा, पंजाब के लिए चावल क्या है? व्यापारिक फसल है। क्योंकि चावल का खेती करता है लेकिन वो खाता नहीं है, वो बेचने के लिए करता है। और गेहूं खाने के लिए करता है। हम लोग क्या करते हैं भाई? तो हम लोग धान की खेती खाने के लिए करते हैं, ठीक है, और गेहूं बेचने के लिए करते हैं, लेकिन खाते भी हैं। थोड़ा सा अकिल समझिए बैठा है। चावल में वो बीमारी का घर हो जाता है। खाने खाने के बाद ना शरीर मोटा हो जाता है। ज्यादा उम्र वाला आदमी खास करके नहीं, उसको देखिएगा इतने को आगे में रहता है निकल आंख, हाँ ढोलक निकल रहता है। हाँ, चाहे वो औरत हो चाहे नहीं। अच्छे, तो कुमकुम कह रहे हैं कि औरत को नहीं रहता है। इसके पप्पा को इसके मम्मी को तुलना कीजिए तो पता चलेगा कि इसकी मम्मी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा खाते हैं भाई, वो अपना बाहर में कमाते हैं। चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे खरीफ फसल। आइए, तो खरीफ फसल कौन मौसम में भाई? कौन मौसम में? जून जुलाई में। काटी कब जाती है? तो अक्टूबर में। वो मैं उसकी बात नहीं, हमारी मैडम को भी देखिए भाई। चलिए आए किताब की ओर। नहीं नहीं, तो अब हमारा ठीक है। चलिए आइए किताब की ओर। ए सुनिएगा, तो हम लोग अक्टूबर नवंबर में इसको काटते हैं। सुनेंगे सुनेंगे, हेलो बउआ जी। तो इसकी खरीफ की बुआई कब? तो जून जुलाई में। कटाई कब? अक्टूबर नवंबर। अच्छा, इसको खरीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मौसम में पानी ज्यादा चाहिए इन फसलों को, पानी। तब बरसात में खास करके बोई जाती है तो पानी तो लगभग मिल ही जाती है। चलिए 1 नंबर। अब इसके प्रमुख फसल कौन कौन से हैं? तो धान है, मक्का है, नहीं बाजरा है, ज्वार है, मकई जो भी है, जूट है, कपास है, मूंगफली है, ये सब। गन्ना भी खेती की जाती है। अपने यहाँ जनेरा कहिए ना उसको, अपने यहाँ का जो ना, हाँ वो लोग खाता है, जो खाने वाले लोग। अच्छे, मकई का हम लोग आटा करके पीस करके रोटी बना के ना खाते हैं। दर्रा खाए हैं कि नहीं मकई का? अच्छा लगता है। हाँ हाँ, हम बच्चा थे ना तो दीदी के यहाँ जाते थे, तो मकई का दर्रा, उजला मकई का दलिया बना लेता था, दाल मतलब ज्यादा ज्यादा मोटा करके चावल जैसे।
और उसको चाल देती थी, चाल के उसका आटा अलग कर देती थी। अब उसमें बच गया मकई का इतना इतना टुकड़ा, उसको ना सिझा देती थी भात की तरह। हाँ, उसमें ना एक चीज रहता था कि उसमें दाल बहुत ज्यादा लगता है, उसमें दाल बहुत ज्यादा लगता था खाने में। मैंने तनका दाल देते थे तो पूरा रसगर नहीं होता था। हम वहां रहते थे तो नहीं कहे, पहले रहते थे तो खाते थे, जो खिलाती थी खाते थे, हमको उतना समझ में थोड़ी आता। ऐसे भी हमको जो दीजिएगा हम घी देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, नमक रहे चाहे नहीं रहे घी देते हैं, बात खत्म है। चलिए आइए, रबी फसल दूसरा सुनिएगा। दूसरा फसल कौन सा मेरे भाई? रबी फसल। रबी फसल में कौन आएगी? तो इसकी बुआई हो जाती है नवंबर दिसंबर में, या अक्टूबर नवंबर भी रख सकते हैं। और ये काटी कब जाती है? तब फरवरी और मार्च में। तो ये हो गया जाड़ा वाला फसल। वर्षा वाला फसल तक खरीफ, और जाड़ा वाला तो जाड़ा में कौन कौन फसल अपने यहाँ रहती है? आलू का रहता है, तंबाकू रहता है, और सबसे मेन चीज रहता है, मूंग नहीं रहता है, अरे वो क्या कहते हैं उसको, गेहूं। गेहूं रहती है, चना रहती है, मटर रहती है। मटर उसी समय ना आता है जी ना, मटर पनीर लोग खाते हैं। और धनिया ये सभी रहता है। चलिए, तो रबी फसल समझ गए, रबी फसल समझ गए। और एक और है जायद। और कौन है हमारा? जायद। तो जायद का मतलब हुआ ये गर्मी। पहले ही नहीं होता था, पहले रबी काट के लोग छोड़ देता था खेत को, लेकिन जनसंख्या बढ़ गया तो लोग सोचा कि खाली काहे छोड़ेंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। तो अब टेंशन कौन सी का है कि नहीं? हमारे घर के बगल में ना 2 कट्ठा जमीन था, 3 कट्ठा, तो उसमें ना गर्मी के दिन में हम कुछ नहीं करते थे पहले। अब ना उसमें क्या करते हैं कि लगा दिए मोटर, मोटर लगा दिए तो ओकरा में लग गया पाइप। अब पाइप लगा करके अब बस सब्जी की खेती उस समय में कर देते हैं ना। आराम से जो है बैगन, वह बैगन कहते हैं कद्दू, कद्दू खीरा, ये सब की खेती हो जाता है उस टाइम में। चलिए, तो जाए समझ गया ना कि गर्मी के दिन में जो लगाया जाता है, गर्मी के दिन में खासकर इसमें ना सब्जी की खेती ज्यादा होती है। उस टाइम में देखिएगा कद्दू मिलेगा आपको 10 रुपया में 4 गो, देखे है ना, क्योंकि इतना ना उस समय खेती होना शुरू हो गया ना अपने यहाँ, टेंशन ही नहीं रहता, मिलता है। चलिए चलिए, तो जायज समझ गया ना। ए बातें नहीं करिए आप लोग, बहुत बोलने लगे। अब चलते हैं थोड़ा सा, सुनेंगे अपने भारत की जो प्रमुख, अपने भारत की जो प्रमुख फसलें हैं, सुनेंगे वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, भारत में तो कई तरह की फसल उगाई जाती है बुआ जी, कुछों की कमी नहीं है अपने यहाँ। फसल की बात करेंगे, चाहे वो हमारे लिए खाद्यान्न फसल हो, तो एकरो अपने यहाँ कमी नहीं है, तरह तरह का फसल है। खाद्यान्न में कौन कौन? तो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब हम लोग खाते हैं। रागी माने क्या? मरुआ। मरुआ का दूसरा नाम रागी हो गया। इसके अलावा पेय फसल हम लोग लेते हैं, पेय माने पीने वाला, तो चाय या कॉफी, ये भी अपने यहाँ। और भारत तो बुआ समझ ही रहे, चाय के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक देश भारत। इसके बाद रेशेदार फसल, जिससे रेशा मिलता है, जैसे जूट है, कपास है। इसके अलावा कुछ नगदी फसल भी हमारे यहाँ है, जिसको हम लोग खेत में बेच देते हैं, जैसे तंबाकू है, जैसे नहीं तो ये सब। अब समझ गया ना, गन्ना है, ये सब क्या है? नगदी फसल है। मतलब मिला जुला करके ना सब कुछ अपने यहाँ होता है, कमो बेश, लेकिन होता है नहीं। तो सब के बारे में अब थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो काम हमारा चल जाएगा। तो सबसे पहला बुआरे खाद्यान्न में चलेंगे, चावल या धान। देश के प्रमुख खाद्यान्न कृषि देश की 1/4 हिस्से में की जाती है। देखिए, देश का प्रमुख खाद्यान्न कौन, यानी सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? चलिए, और इसकी खेती कितने हिस्से में होती है? तो देश के 1/4 हिस्से में खेती होती है। अब 25% में, यानी कहने का अर्थ है कि जो कृषि मौसम होती है ना, उसमें ये खेती ज्यादा होती है। जानते हैं कहीं कहीं ना डबल खेती होती है, कहीं कहीं 3 बार खेती होती है। जैसे देखिए, अपने यहाँ तो एक ही बार धान की खेती होती है साल में, डबल नहीं खेती होती। चल जाइए आंध्र प्रदेश, वहां साल में 2 गो खेती होती है धान की। जैसे अपने यहाँ मकई के 3 गो खेती होती है। अपने यहाँ सब दिन खेत में लग ले जाता है मकई, एगो करता है, दूसर लगल है, तेसर करता है, चौथम लगल है, क्या है कि नहीं? तो अपने यहाँ मकई की साल में पहले होती थी 1 खेती, अब हो गया है कितना खेती? 3। अब वहां पर वर्षा ज्यादा है, तो वहां पर धान की खेती 2 गो। अब पश्चिम बंगाल चल जाओ ना, तो वहां 3 गो, ठीक है, वहां पर 3 गो धान की खेती होती है। चलिए, इसकी वार्षिक उत्पादन कितना समझिएगा?
10.5 करोड़ टन, यानी हमारे देश में चावल का उत्पादन कितना, कहीं कहीं साल में 1 तो कहीं 2 तो कहीं 3 फसलें लगाई जाती। चलिए अब एक चीज यहां से ध्यान रखेंगे, धान बिहार बंगाल में जीवन निर्वाह कृषि है, जबकि पंजाब में इसको हम लोग व्यापारिक कृषि या आजीविका कृषि कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि धान की खेती बिहार के लिए क्या है, तो जीवन निर्वाह, खाने के लिए, वहीं पंजाब में ले उसको बेचने के लिए, तो व्यापारिक कृषि उसको कहते हैं। अब चलिए धान के लिए कौन कौन भौगोलिक दशा है इसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी धान की उत्पादन आखिर बंगाल में क्यों, बिहार में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं, राजस्थान में क्यों नहीं, इसका मेन कारण क्या है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, कोई पूछे ना कहीं भी परीक्षा में कि बउआ कपास की खेती महाराष्ट्र में काहे ज्यादा, चाय की खेती असम में काहे ज्यादा, तो लिखिएगा, नहीं आवेगा ना तो लिखना अनुकूल दशा, नहीं आवेगा तो क्या लिखना, लिखेंगे वहां इसलिए खेती अच्छी होती है क्योंकि वहां की मिट्टी धान के लिए उपजाऊ है, वर्षा उचित होती है, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। हाँ, और तापमान उपयुक्त है, तापमान नहीं याद रहेगा तब, लेकिन बाबा करने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा मेरे भाई, तबे ना नंबर आएगा। चलिए, उच्च तापमान, देखो धान की खेती के लिए तापमान चाहिए, देखिए अभी धान की खेती हो रही है ना, तो तापमान उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी कितना तापमान अपने यहाँ का है, नहीं नहीं गलती बात, अभी अपने यहाँ का तापमान होगा 25, 30, 28, कल का तापमान 28 डिग्री थी, ठीक है ना, तब 25, 30, धान की खेती के लिए कितना चाहिए, इसका मतलब कि धान की खेती के लिए हमारे यहाँ की जो मौसम है एकदम परफेक्ट है, तापमान कितना चाहिए समझ गया, याद रखिएगा हर फसल के लिए। और बुआई के समय 16 डिग्री तापमान चाहिए उसको, बुआई के समय कितना, बरसात रहता है तो तापमान कम नहीं हो जाता है। अच्छा, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा होनी चाहिए, यानी कहने का अर्थ है धान में पानियां लगल होना चाहिए, वर्षा होगा तबे ना, तो 100 से 200 क्या होना चाहिए। इसके अलावा समतल भूमि होनी चाहिए, समतल यानी कहने का अर्थ है एक रंग की भूमि होनी चाहिए, उपजाऊ जलोढ़ मृदा होनी चाहिए, तो अपने यहाँ ये सभी उपलब्ध है ना। इसके अलावा सस्ते मजदूर, क्योंकि जानते हैं ना सस्ता मजदूर नहीं रहेगा तो धान की खेती नहीं होगा, क्योंकि कादो में कौन जाएगा, अभी भेजा जाए आप लोगों को तो जाइएगा कदवा में, नहीं बहुत कम लोग, जो बुर्बक लोग होगा वो तो चलिए जाएगा। हाँ अब भाई, तो हम पढ़े हैं काहे लगी हुआ है कदुए में जाने के लिए जी, पढ़े हैं जी कि टाई बेल्ट लगा के ऑफिस में बैठ के कूलर एसी लगा के तब ना, चलिए चलिए बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, तो सस्ते मजदूर होनी चाहिए। तो देखिए कोई भी फसल के लिए याद रखना, ए मेरे भाई कोई भी फसल के लिए पूछेगा तो 3 चीज मेन है, 3 चीज, तापमान, वर्षा यानी जल, और वहां की मिट्टी, है ना। तो ये समझ गए, चिकनी मिट्टी चाहिए, और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार और छत्तीसगढ़, ये हमारे चावल की कृषि के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। किसी को दिक्कत, बाकी देख ही रहे, एक सामने आ गया है नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, यानी इसका जो शेष भाग है वो कल हम लोग लेके आएंगे। चलिए इतना आप समझ गए कि हम लोग कृषि के बारे में क्या क्या पढ़े। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे थे, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा, समझ रहे हैं, लाइक करेंगे, एक प्यारा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं तो हमें ये भी उम्मीद लगेगा कि हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँच गई है। विशेष कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।